कहानी रायपुर की है। ये बात 2025 की है। रायपुर में एक थाना है धरसींवा। इसी थाने के इलाके में एक गांव है मोहदी। 23 मार्च की सुबह गांव मोहदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ ग्रामीणों ने एक खेत में महिला का नग्न शव पड़ा देखा। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए धरसींवा थाना प्रभारी ने तत्काल अधिकारियों को जानकारी दी और सीएसपी पूर्णिमा लांबा के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। मरी हुई लड़की की उम्र करीब 25 से 27 साल के बीच लग रही थी। उसके गले, सीने, प्राइवेट पार्ट और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म थे। ये देखकर साफ था कि उस पर बहुत ही बेरहमी से हमला किया गया था। शव के पास ही खून से सनी एक चम्मच पड़ी मिली, जिससे अंदाजा लगाया गया कि लड़की की हत्या उसी चम्मच से की गई होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी महिला को पहचान नहीं पाया। जब आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टें चेक की गईं, तो एक रिपोर्ट सामने आई जो एक दिन पहले ही दर्ज कराई गई थी। जांच में पता चला कि मृतका का नाम सरिता है, जो खरोरा गांव की रहने वाली थी। सरिता के पति ने बताया कि वो 17 मार्च की रात अचानक घर से गायब हो गई थी। पहले उसने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो आखिरकार 22 मार्च को उसने विधानसभा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सरिता के साथ हत्या से पहले बलात्कार किया गया था। उसके शरीर और गुप्तांग पर ऐसे घाव थे जो किसी धारदार हथियार से नहीं बल्कि किसी सादी चीज से दिए गए थे। और यहीं से पुलिस को शक हुआ कि हत्या में उसी चम्मच का इस्तेमाल किया गया जो मौके पर खून से सनी मिली थी। ये वारदात जितनी वीभत्स थी उतनी ही चौंकाने वाली भी। एक मामूली सी चीज चम्मच कैसे किसी की जान लेने का हथियार बन सकती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अब पुलिस इस केस की हर परत को खंगाल रही थी ताकि असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़कर सरिता को इंसाफ दिलाया जा सके। जैसे जैसे पुलिस ने सरिता के बारे में और गहराई से जानकारी जुटानी शुरू की, वैसे वैसे केस के अंदर की परतें खुलती चली गईं। पुलिस को पता चला कि सरिता की शादी 8 साल पहले फोकटपारा गांव में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसका पति खरोरा गांव में घर जमाई बनकर रहने लगा था। यानी सरिता का ससुराल वहीं बन गया था। जब पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि वो 17 मार्च की रात अचानक कहां और क्यों गई थी, तो शक गहराने लगा। क्योंकि सरिता अपनी मर्जी से घर से निकली थी, इसलिए पुलिस को अंदाजा हुआ कि शायद उसके किसी युवक से संबंध रहे होंगे और वो उसी से मिलने गई होगी। इसी दौरान कोई विवाद हुआ हो और उसकी हत्या कर दी गई हो। पुलिस ने जब इसी एंगल से खरोरा गांव में पूछताछ शुरू की तो एक बड़ा खुलासा सामने आया। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि सरिता के संबंध गांव के ही एक नाबालिग लड़के मनोज के साथ थे। यही जानकारी मामले को एक नया मोड़ दे गई। हालांकि सरिता की हालत और मौत की क्रूरता देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा काम गांव का एक नाबालिग लड़का मनोज कर सकता है। उम्र और ताकत को देखकर यह लग रहा था कि उसके हाथों इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर पाना मुश्किल है। लेकिन गांव में सरिता और मनोज के बीच चल रहे रिश्ते की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। 2 बच्चों की मां सरिता और नाबालिग मनोज के बीच क्या चल रहा था, यह गांव में कोई राज नहीं था। इसी वजह से पुलिस ने मनोज को थाने बुलाया और उससे पूछताछ की, लेकिन मनोज ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसका सरिता से कोई भी रिश्ता नहीं है। उसकी बातों में झिझक नहीं थी, इसलिए पुलिस ने भी उसे चेतावनी देकर वापस भेज दिया। मामला फिर से अधूरा लगने लगा, लेकिन 2 दिन बाद एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पुलिस की सोच को बदल दिया। पता चला कि मनोज पहले भी एक बलात्कार के मामले में आरोपी रह चुका है और उस केस में उसे कुछ वक्त के लिए बाल सुधार गृह में भी रखा गया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने बिना देर किए एक बार फिर मनोज को थाने बुलाया, लेकिन इस बार सवालों की बौछार ऐसी थी कि थोड़ी ही देर में मनोज टूट गया। जो सच्चाई अब सामने आने वाली थी उसने पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी। पूछताछ में मनोज ने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। उसने ये माना कि उसका सरिता के साथ अवैध रिश्ता था। मनोज ने बताया कि सरिता अब उससे दूरी बनाने लगी थी। वजह यह थी कि वह अब गांव के ही एक दूसरे युवक से मिलने जुलने लगी थी। यही बात मनोज के अंदर जलन और गुस्से की आग बन गई। उसने बताया कि इसी गुस्से और अपमान की भावना में आकर उसने सरिता की हत्या कर दी। इस खौफनाक काम में उसके 2 दोस्तों समीर निषाद और कोमल धीवर ने उसका साथ दिया। तीनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। हत्या के बाद ये सब चाहते थे कि मामला कुछ और दिशा में जाए, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। जांच के बाद पुलिस ने समीर और कोमल को गिरफ्तार किया और उनके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। दोनों को जेल भेजा गया, जबकि मनोज को नाबालिग होने के कारण बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। यहीं से इस सनसनीखेज वारदात की पूरी परतें खुलनी शुरू हुई, जिसके बाद यह कहानी इस प्रकार सामने आई। खोली थाना क्षेत्र के खरोरा गांव की रहने वाली सरिता बचपन से ही अपनी खूबसूरती और चंचल स्वभाव की वजह से गांव में चर्चा में रहती थी। लोग उसकी मुस्कान और मासूमियत की मिसाल देते थे, लेकिन कई बार यही खूबसूरती किसी लड़की के लिए मुसीबत बन जाती है। सरिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किशोरावस्था में ही गांव के कुछ लड़कों ने उसकी सादगी और भोलेपन का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके पिता ने जल्दी शादी कर दी, लेकिन बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दामाद को घर जमाई बना लिया ताकि बेटी की देखरेख ठीक से हो सके। लेकिन वक्त ने कुछ और ही कहानी लिख रखी थी। शादी के बाद भी सरिता को मायका नहीं छूटा, इसलिए वह गांव में बेटी की तरह ही घूमती रहती थी। कहना नहीं होगा कि शादी के बाद सरिता का रंगरूप और भी अधिक खिल जाने से उसके चाहने वालों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। इन्हीं में एक नाम था मनोज का, जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी।
एक नाबालिग लड़का जो सरिता को चाहने लगा था, और ये चाहत धीरे धीरे जुनून में बदलने लगी थी। मनोज की उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसके अंदर औरतों को लेकर सोच खतरनाक होती जा रही थी। वो अक्सर गांव में इधर उधर घूमता रहता था, जैसे किसी मौके की तलाश में हो। एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी। गांव की ही एक लड़की को उसने अकेला पाकर सुनसान खेत में जबरन पकड़ लिया और उसके साथ गलत हरकत कर डाली। मामला जब खुला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस तक बात पहुंची तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसकी उम्र कम होने की वजह से कानूनी प्रक्रिया थोड़ी अलग रही और कुछ ही समय बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन उस एक घटना ने गांव वालों की नजरों में उसका चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। मनोज की उस हरकत के बाद गांव में उसकी चर्चा होने लगी। खासकर महिलाएं और लड़कियां अब उससे थोड़ा सतर्क रहने लगी थीं। उसका नाम धीरे धीरे बदनामियों में गिना जाने लगा। इसी दौरान उसी के घर के पास रहने वाली एक 20 साल की युवती को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उसने मनोज से दोस्ती करना शुरू कर दिया। बातचीत बढ़ी और ये दोस्ती धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गई। इससे मनोज समझ गया कि औरतों को खुद भी इस बात की जरूरत होती है। करीब 1 साल बीत चुका था। मनोज की जिस लड़की से नजदीकी बढ़ी थी उसकी शादी तय हो गई। जब मनोज को यह बात पता चली तो वो परेशान हो गया और नाराजगी जताई। तब उस लड़की ने उसे समझाते हुए कहा कि नाराज मत हो, शादी से पहले वो उसका रिश्ता सरिता से बनवा देगी। असल में उस लड़की की सरिता से अच्छी दोस्ती थी और वो पहले ही सरिता को अपने और मनोज के रिश्ते के बारे में बता चुकी थी। शादी से कुछ दिन पहले उसने सरिता को अपने घर बुलाया और एक सूने कमरे में मनोज के साथ भेज दिया। सरिता, जो उम्र में मनोज से करीब 10 साल बड़ी थी और एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी, पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच रिश्ता बन गया। सरिता को मनोज का साथ अच्छा लगने लगा और मनोज को भी सरिता के साथ रहना पसंद आने लगा। वक्त के साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और ये रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। सरिता और मनोज अब अक्सर गांव के बाहर किसी सुनसान जगह पर मिलने लगे थे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही थीं। सरिता को मनोज का भोला और अनुभवहीन अंदाज पसंद आने लगा था। उससे ये अच्छा लगता था कि वो मनोज को अपने तरीके से समझा और सिखा सकती थी। धीरे धीरे ये रिश्ता गांव में कुछ लोगों की नजरों में आ गया। एक दिन कुछ लोगों ने दोनों को एकांत में बात करते हुए देख लिया। ये खबर धीरे धीरे सरिता के पति तक भी पहुंच गई। जब उसे सच्चाई का अंदाजा हुआ तो उसने साफ कह दिया कि सरिता को अब मनोज से कोई रिश्ता नहीं रखना है। असल में मनोज पहले ही एक मामले के चलते गांव में बदनाम हो चुका था। सरिता का पति नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी ऐसे किसी लड़के से बात भी करे जिसकी छवि पहले से ही खराब हो। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरिता और मनोज की नजदीकियां सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थीं। उनके बीच का रिश्ता कहीं आगे तक जा चुका था और यह सच्चाई सिर्फ सरिता ही जानती थी। सरिता अब समझने लगी थी कि अगर उसे अपने पति के शक से बचना है तो मनोज से मिलने जुलने में थोड़ा संभल कर रहना होगा। जहां सरिता अब हर चीज संभाल कर चलना चाहती थी, वहीं मनोज को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो अपनी धुन में ही रहता, दिन रात बस सरिता की एक झलक पाने के लिए उसके घर के आसपास मंडराता रहता था। सरिता ने जब ये सब देखा तो घबरा गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये सब उसके पति या परिवार वालों की नजर में ना आ जाए। इसलिए उसने धीरे धीरे मनोज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया ताकि बात और न बिगड़े। मनोज अब सरिता की बेरुखी से अंदर ही अंदर परेशान रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक चलते हुए अचानक ऐसा क्या बदल गया। इसी बीच एक दिन उसने सरिता को गांव के ही एक दूसरे युवक के साथ हंसते बोलते देख लिया। बस यहीं से उसके दिल में शक घर कर गया। उसे लगा कि पहले सरिता ने अपने पति को धोखा दिया, फिर उससे रिश्ता बनाया और अब उसे भी छोड़कर किसी और के साथ जुड़ गई है। ये सोचकर मनोज का गुस्सा बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अब सरिता को सबक सिखाना है। उसने अपने दो दोस्तों समीर और कोमल से बात की। दोनों ने मदद करने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर मनोज उन्हें सरिता के साथ मजा करने देगा तो वे उसका साथ देंगे। गुस्से और बदले की आग में जल रहा मनोज इसके लिए भी तैयार हो गया। फिर उसने सरिता को फोन किया और रात में मिलने बुलाया। पहले तो सरिता ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब मनोज ने धमकी दी कि अगर वो नहीं आई तो वो उसके घर आ जाएगा तो सरिता डर गई। उसे लगा कि बात कहीं ज्यादा न बिगड़ जाए, इसलिए 17 मार्च की रात वो चुपचाप घर से निकलकर गांव के बाहर मनोज से मिलने चली गई, बिना ये समझे कि उसकी ये एक गलती उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगी। मनोज ने सरिता से कहा कि वह बाइक पर बैठ जाए। सरिता जैसे ही बैठी, अचानक पास में छिपे समीर और कोमल भी आ गए और बाइक पर पीछे बैठ गए। इससे पहले कि सरिता कुछ समझ पाती, मनोज ने बाइक स्टार्ट की और उसे लेकर मोहदी गांव के पास एक सुनसान खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में समीर और कोमल का बर्ताव काफी अजीब था। वे बार बार सरिता के बेहद करीब आने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसे साफ समझ आ गया कि इनका इरादा ठीक नहीं है। खेत में पहुंचते ही माहौल और भी डरावना हो गया। वहीं मनोज ने सरिता पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन सरिता ने साफ मना कर दिया। जब मनोज ने जबरदस्ती की कोशिश की तो सरिता डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। घबराए हुए मनोज ने पास पड़ी एक स्टील की चम्मच उठाई और सरिता पर हमला करना शुरू कर दिया। वो बार बार वार करता रहा और एक वार सीधे सीने पर जाकर लगा। जख्म इतना गहरा था कि सरिता की मौके पर ही मौत हो गई। सरिता की हत्या के बाद मनोज चाहता था कि पुलिस इस मामले को पूरी तरह से गलत दिशा में ले जाए। वो नहीं चाहता था कि शक उस पर आए, इसलिए उसने बड़ी चालाकी से ऐसा सीन बनाया जिससे लगे कि सरिता के साथ गंदी हरकत किसी और ने की है, शायद किसी और पुरुष ने जिसने उसके साथ गलत करने की कोशिश की हो। मनोज ने न सिर्फ सरिता के शरीर का निचला हिस्सा निर्वस्त्र कर दिया,
बल्कि उसके संवेदनशील हिस्सों पर बार बार हमला किया। उसका मकसद यही था कि जब पुलिस जांच करे तो इसे रेप का मामला समझे और जांच की दिशा किसी और तरफ मुड़ जाए। यह सब कुछ उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वो और उसके साथी कानून की नजरों से बच सकें और पुलिस असली कातिल तक पहुंच ही ना पाए। तीनों दोस्त सरिता की लाश को वहीं छोड़कर वापस गांव लौट आए। मनोज को उम्मीद थी कि लाश गांव से काफी दूर मिली है, जिससे पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएगी और उसका नाम किसी मामले में नहीं आएगा। उसे लगा कि यह कदम उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका यह कदम पुलिस के शक को और गहरा कर देगा। पुलिस ने धीरे धीरे मामले की तहकीकात शुरू की और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी जुटाई। जैसे जैसे पुलिस ने मनोज और उसके दोस्तों की गतिविधियों को ट्रैक किया, पुराने पापों का सच सामने आने लगा। पुलिस के गहरे शक के बाद मनोज और उसके दोस्तों के खिलाफ सबूत जुटाने में कोई देर नहीं लगी। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आई और मनोज का अपराध उजागर हुआ।